नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बीजेपी के संकल्प पत्र के जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 को पहला इंटरव्यू दिया। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों पर उन्होंने बेबाक जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल न्याय योजना, एक तरह से उन्होंने इस पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा है कि 7 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने देश के साथ अन्याय किया, जिसे घोषणा पत्र में न्याय के जरिए उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यही नहीं, पीएम ने कांग्रेस पर एक एक कर कई सवाल दागे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि क्या 84 के सिख दंगा पीड़ितों, कर्ज माफी के नाम पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ठगे गए किसानों और हिंदू आतंकवाद का नाम देकर हिंदुओं को कांग्रेस कब न्याय देगी? कैंपेन कांग्रेस का चला है, वो कह रहे हैं अब होगा न्याय। और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है। कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर इस चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है, अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस न्याय देगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल एफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने के वायदे पर जमकर प्रहार किया गया। प्रधानमंत्री ने एफ्स्पा को हटाने के मतलब को उन्होंने कहा कि यह सीधा सीधा जवानों को फांसी पर लटकाने जैसा है। वो इस एक्ट को किसी भी कीमत पर हटने नहीं देंगे। आप एफ्स्पा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि एफ्स्पा की जरूरत ही न पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब एफ्स्पा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं। तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्या करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है। बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो एफ्स्पा क्या है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। पूरा नाम आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। इस फौजी कानून को डिस्टर्ब क्षेत्रों में लागू किया जाता है। एफ्स्पा को 1 सितंबर 1958 में लागू किया गया था। कानून को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में लागू किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया। जम्मू और कश्मीर में भी यह कानून 1990 से लागू है। वैसे इसको पंजाब और चंडीगढ़ में भी लागू किया गया था और 1990 से पहले इसको जो है वहां पर हटा भी लिया गया था।
और 90 में हम जम्मू और कश्मीर का हम जिक्र करें जहां पर इसे लागू किया गया था। और इसके तहत सुरक्षा बलों के पास विशेषाधिकार होते हैं। कानून तोड़ने, अशांति फैलाने वालों को सजा देने का प्रावधान होता है और संदिग्ध व्यक्ति को भी बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। व्यक्ति संपत्ति, हथियार बरामद करने के लिए ले सकते हैं तलाशी। इस कानून में केवल केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। वही एस्पा पर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। उसका तो कोई समीक्षा की जरूरत ही नहीं है, वो पार्लियामेंट में है, वो तो पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट में उठा लो और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में इनको हिम्मत है तो करके दिखा दें। मिलिट्री को तो सीमा पर हमारी रक्षा करनी है, हम उनके विशेष निवेदन करके उनको लाते हैं कि तुम घर के अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी व्यवस्था करो। तो व्यवस्था करने के लिए उस मिलिट्री को जो ट्रेनिंग दी है वो तो युद्ध के लिए दी गई है। सीमा पार युद्ध जो होता है उसमें तो जो नियम होते हैं वो अलग से होते हैं। तो हमारे देश के नियम को सिखाने के लिए हमने उनको एक प्रोटेक्शन दी है, कवच दिया है कि एफआईआर कोई स्टेट गवर्नमेंट आपके ऊपर दर्ज नहीं कर सकती। तो इसीलिए इसमें रिव्यू करने की बात नहीं है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू है। 1997 में पंजाब और चंडीगढ़ से इसे हटा लिया गया था। फिलहाल जम्मू कश्मीर में भी ये लागू, हालांकि त्रिपुरा में जो है इसे हटा लिया गया है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने सहारनपुर में मुसलमानों से वोट मांगने पर मायावती पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा है कि लगातार मिल रही हार से मायावती बौखला गई हैं। उन्होंने कहा है कि मायावती की इस सियासत पर सेक्युलरिज्म का झंडा ढोने वाले लोग चुप क्यों हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि अगर ऐसी ही अपील किसी ने हिंदू वोटरों से की होती तो हंगामा खड़ा किया जाता। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गई। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो, मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेक्युलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेक्युलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती की तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है, तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। वैसे बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला और पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज शाम 7 बजे आप देख सकते हैं। इस इंटरव्यू को न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने लिया है। और आइए अब हम आपको मायावती का वो बयान भी सुना देते हैं जो उन्होंने रविवार को देवबंद में महागठबंधन की संयुक्त रैली के दौरान दिया था। मैं मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा दूर की बात आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ। मैं सहारनपुर लोकसभा की सीट की बात आपके सामने रख रही हूँ। आप लोगों को मालूम है, सहारनपुर लोकसभा की सीट के मुसलमानों को ये मालूम है कि हमारे कैंडिडेट का, हमारा ये जो मुस्लिम समाज का कैंडिडेट है, तो इसका टिकट हमने बहुत पहले फाइनल कर दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट फाइनल नहीं था, तो कांग्रेस को भी मालूम है कि सहारनपुर में कांग्रेस को कोई और दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को
एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है।